नमस्कार, देख रहे हैं इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। शाम के ठीक 5 बज गए हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटे आज पूरे 3 साल हो गए। 5 अगस्त आपको याद होगा, 5 अगस्त साल 2019 का यही दिन था जब केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया और धारा 370 को हटा दिया। एक तरफ लोगों में घाटी से धारा 370 हटने की खुशी है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ सियासतदान इसे काला दिवस बताते हैं। ऐसे में सवाल यहाँ ये कि बीते 3 साल में जम्मू कश्मीर की तस्वीर कितनी बदली है। सरकार का दावा है कि सालों से अटके काम अब तेजी से हो रहे हैं। घाटी में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त है, तो वहीं संदिग्धों पर पैनी नजर सरकार बनाए हुए है। आतंकियों के सफाई के लिए सेना का ऑपरेशन भी लगातार चलता रहता है। तो कश्मीरी नेता यहां सवाल उठाते दिखते हैं कि घाटी में 370 हटने के बाद से आतंकी घटनाएं क्यों बढ़ी है, टारगेट किलिंग की घटनाओं में इजाफा क्यों हुआ है, कश्मीर के लोग खुश क्यों नहीं है। इन सब पर अपने मेहमानों से आज बातचीत करेंगे और इंडिया के सवाल में तमाम मेहमानों को हमने न्योता दे दिया है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि इन 3 सालों में, यानी कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद 3 साल पूरे होने के बाद, इन 3 सालों में जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हुआ। मोदी का कश्मीर, धारा 370 के बाद प्रधानमंत्री का कश्मीर कैसा है, क्या बदला, क्या वही है, क्या बदलने की जरूरत है। एक बार छोटा सा रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, तमाम मेहमानों से तारुफ करवाएंगे, चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले रिपोर्ट। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। अनुच्छेद 370 को तिलांजलि के 3 साल। जम्मू कश्मीर का कैसा है हाल। 370 हटने के बाद खत्म आतंकवाद। कहते हैं कि धरती पर जन्नत अगर कहीं है तो वो कश्मीर में है, और वो जम्मू कश्मीर जिसे स्वर्ग भी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटे हुए 3 साल हो चुके हैं और इन 3 सालों में जम्मू कश्मीर की फिजा में कई अहम बदलाव हुए हैं। सरकार का दावा है कि घाटी से दहशत का माहौल अब खत्म हो चुका है, अलगाववाद का दौर खत्म हो चुका है, अब बंद का आह्वान नहीं होता, पत्थरबाजी गायब हो गई है और अब अमन और शांति है। अगस्त 2019, जिससे ठीक पहले केंद्र सरकार की तरफ से घाटी में वो सब किया गया कि पूरी दुनिया को लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। अमरनाथ यात्रा को अचानक रोक दिया गया, जम्मू कश्मीर के तमाम नेताओं को नजरबंद कर दिया गया, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं, कर्फ्यू लगा और सीआरपीएफ की कई कंपनियों को घाटी में तैनात कर दिया गया। किसी को भी जरा सा अंदाजा नहीं था कि आखिर क्या होने जा रहा है। लोग तरह तरह के कयास लगा रहे थे, लेकिन किसी को भनक नहीं थी कि इस पूरी हलचल की स्क्रिप्ट दिल्ली के संसद भवन में पढ़ी जाएगी। 5 अगस्त 2019 जब वो समय आया जिसके बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलने वाली थी। उस दिन अमित शाह जैसे ही संसद में आए तो उनके तेवर कुछ और ही थे। कश्मीर का जिक्र छिड़ते ही अमित शाह ने खड़े होकर ये ऐलान कर दिया कि सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला कर लिया है। संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक।
आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद विपक्ष सरकार पर आरोप लगाता रहा। विपक्षी नेताओं का कहना है कि कश्मीर में मानवाधिकारों का हनन हुआ है। 370 हटने के बाद लोगों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। आतंकवाद जैसी घटनाएं और बढ़ गईं। हिंदुओं की टारगेट किलिंग की जा रही है और सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति फेल साबित हुई है। जो शहरी है उनको बताना चाहती है पूरे मुल्क के शहरियों को कि आने वाले वक्त में जो इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी बीजेपी खत्म करेगी और जो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ जमहूरियत और सेक्युलरिज्म पे इस मुल्क की बुनियादें रखी हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करके ये इसको एक मजहबी मुल्क बनाएंगे और जो तिरंगा आज आप शान से लहरा रहे हैं इस तिरंगे को भी बदल के ये भगवा तिरंगा लाएंगे। आर्टिकल 370 खत्म हुए 3 साल बीत चुके हैं। सरकार का दावा है कि धारा 370 हटने के बाद से घाटी में खुशियां लौट आई हैं। वहां पहले से ज्यादा सैलानी पहुंच रहे हैं। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का रास्ता खुला है और निवेश की राह आसान हुई है। मुझे एक भी बात का जवाब दें कि धारा 370 टूटने के पहले देश हित में क्या हुआ। आज जिन लोगों को अधिकार मिले हैं, वाल्मीकि, गोरखा समाज, वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज, क्या वो नहीं मिलने चाहिए थे? इन्होंने जो एक बिल पास किया था कि पाकिस्तान के लोग तो आकर के जम्मू कश्मीर में रह सकते हैं लेकिन भारत का नागरिक यहाँ नहीं रह सकता। ये किस प्रकार के कानून थे? पूरे देश ने इसको नकारा है और ये मन की सोच हो सकती है। ये धारा 370 कभी वापस आने वाली नहीं है। कश्मीर के लोगों की जिंदगी अब उतनी मुश्किल नजर नहीं आती जितनी 3 साल पहले हुआ करती थी। लोगों को उम्मीद है कि चुनाव होने के बाद हालात और स्थिर होंगे और देश के बाकी हिस्सों की तरह वो भी खुलकर अपनी जिंदगी जी पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो 370 अनुच्छेद 370 के हटने के बाद घाटी में अब कैसा माहौल है और क्या प्रधानमंत्री मोदी का कश्मीर का जो विजन रहा, जो जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री सोचते हैं, क्या वो पूरा हो पाया है? इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्वागत दीपिका सिंह राजावत हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यासिर जिलानी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनुभव चक संघ विचारक के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही विट्ठल चौधरी कश्मीरी पंडित थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सनम शाह राजनीतिक विश्लेषक है, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, स्टूडियो से होंगे। कैप्टन श्याम कुमार डिफेंस एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का न्यूज इंडिया के प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसे में आज हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 370 के हटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का जम्मू कश्मीर का जो सपना था, क्या वो पूरा हो पाया है? ऐसे में सबसे पहला सवाल मेरा यासिर जिलानी प्रवक्ता बीजेपी के, सर, भाजपा का विजन या संघ का विजन धारा 370 विड्रॉवल का, उसके बाद आज के समय में जो कश्मीर है, धारा 370 के लागू होने के पहले के समय जो कश्मीर था, दोनों में आप कितना अंतर, आपकी पार्टी कितना अंतर देख पाती है? देखिए, हमारा तो शुरू से एक नारा था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और उस कश्मीर का सपना देखा हमारे उस नेतृत्व ने और उस कश्मीर को जो भारत का अभिन्न अंग, भारत का सिरमौर, भारत का मुकुट, उसको लेके जो उनका एक रणनीति थी, एक नेतृत्व था, वो सबके सामने रखा है। और उसके बाद जो सामने चीजें आई हैं उनको मैं बिंदुवार तरीके से आपके सामने रखना चाहूँगा। विपक्ष तो इल्जाम लगाएगा, विपक्ष इल्जाम लगाता है, लेकिन 5 अगस्त 2016 से 4 अगस्त 2019 के बीच जो कानून व्यवस्था थी और उससे जुड़ी जो सिर्फ कानून पे मैं बात करना चाहूंगा, तो जो कानून की व्यवस्था वहां थी उसमें 3686 वारदातें हुई, 930 आतंकी घटनाएं हुई थी। ये आप 2019 तक, जब 370 अभी लागू नहीं हुआ था, तब की बात बता रहा हूं, जिनमें 290 जवान,
हमारे शहीद हुए थे, 191 नागरिकों की मौत हुई थी। अब उसी के बाद आप आ जाइए 2019 के बाद कानून व्यवस्था, वारदातें हुई हैं, 438 वारदातें हुई हैं, 617 आतंकी घटनाएं भी हुई हैं, 174 जवान भी शहीद हुए, लेकिन चीजें कंट्रोल होने लगी। लोगों के अंदर जो एक डर था वो खत्म होने लगा, लोग सेना के साथ जुड़ने लगे, लोग सेना को और जो भारत की सोच रही थी, जो कहीं ना कहीं अलगाववादी नेता और जो वहां के लोग हुकूमत कर रहे थे, जो उनकी रणनीति थी वो अलग थलग करना चाह रहे थे, उसमें फेल हो गए। और आप यकीन करेंगे कि उसके बाद जो 370 के बाद जो योजनाएं लागू की गई वो अब तक 890 केंद्रीय कानून लागू हो चुके हैं। ये मैं सिर्फ आपको डाटा जो आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, अभी मैं चीजों पे आऊंगा। दूसरे राज्यों हमारे साथ तमाम गेस्ट है, पहले छोटा छोटा जिलानी जी, पहले छोटा छोटा रिएक्शन। एक चीज, एक 10 सेकंड और दे दीजिए। देखिए कश्मीर में किस तरीके से खुली हवा में लोग सांस ले रहे हैं, उसका एग्जाम्पल आप देखिए कि वहां जब बीडीसी के चुनाव होते हैं, कोई सोच सकता था बीडीसी के चुनाव में कि कोई वोट डालने भी कश्मीरी आ सकता था? ये 370 की ताकत है कि आज वहां पे सुचारू रूप से सारी चीजें हो रही हैं, ट्रांसपेरेंसी आई है, किसी भी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार कोई कर नहीं सकता, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी आई है, भ्रष्टाचार कोई कर नहीं सकता, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है, आतंकवादी गतिविधियों पे लगाम लगा, आप ये कह रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता है दीपिका सिंह राजावत। मैडम आप बताइए, जिलानी साहब, यासिर जिलानी बीजेपी के प्रवक्ता, इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगा है, जो सील फॉल था, जो ग्लास सीलिंग है, वो मतलब ट्रांसपेरेंसी जो है बहुत ज्यादा बढ़ी और साथ ही आतंकवादी गतिविधियों पर अब जाके लगाम कस पाई है सरकार धारा 370 के विड्रॉवल के बाद। क्या कहेंगे आप? मैडम बड़ी दुख की बात है, मुझे लगता है कि भाजपा सिर्फ खुद को धोखे में नहीं रखती, लोगों को भी धोखे में रखती है। बहुत दुख की बात है। मैं सुन रही थी अभी यासिर साहब जो बोल रहे थे, यासिर साहब करप्शन की बात कर रहे थे, मिलिटेंसी की बात कर रहे थे, या फिर वो और 2-3 चीजों की बात की इन्होंने। मुझे लगता है कि यासिर को खुद भी नहीं पता कि मिलिटेंसी कैसे जम्मू कश्मीर में बढ़ रही है। यासिर को खुद भी नहीं पता कि कितने कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर में, कश्मीर वादी में, जो वहां पर माइग्रेंट कोटा में बेचारे काम कर रहे हैं, कैसे कश्मीरी पंडित की किलिंग हो रही है। यासिर को खुद भी नहीं पता कि साबा की सरकारी मुलाजिम टीचर थी, उसकी किलिंग हो गई। मुझे लगता है यासिर डजंट नो अबाउट द डाटा कि हाउ कश्मीर, हाउ आफ्टर आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर डिस्टर्ब हो गया हुआ है। यासिर को यह भी नहीं पता कि इन्हीं के लाए हुए गवर्नर सत्यपाल मलिक ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की पोल खोल दी और बाद में इन्हीं के गवर्नर को ईडी ने रेड लगा दी और सीबीआई ने उनके खिलाफ केस फाइल कर दिया। क्या यासिर के पास इसका जवाब है? मैं रिबटल करना चाहूंगा। जज्बात में आ रही हैं। पहले एक एक करके बोल लेने दीजिए, एक एक करके अपनी बात रख लीजिए, रिएक्शंस पहले ले लेती हूँ। अगर आप में इतनी ऑडेसिटी नहीं है, अगर आप में आपको पता नहीं है इट्स अ डिबेट एंड यू नीड टू रिमेन साइलेंट, देन यू आर नॉट डूइंग अ जस्टिफाइड डिबेट। अपनी बात रखिए मैडम। राइट, आपके भारतीय जनता पार्टी ने यूथ को, जवानों को, वहां के बच्चों को सपना दिखाया कि हम लिटरेसी रेट या फिर आपका एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इंक्रीज करेंगे। आप देखिए मैडम, आज जम्मू कश्मीर के हर सड़क पे यूथ जाके धरना देके बैठे हुए हैं। क्यों? हर दिन रिक्रूटमेंट लिस्ट जो है स्क्रैप हो रही है। ठीक है, रिएक्शंस ले लेते हैं मैडम, आपके पास लौटूंगी मैं। रिएक्शंस पहले, रिएक्शन ये भारतीय ठीक है दीपिका जी जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट आएगी तो वो डेवलपमेंट दीपिका जी ये अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं जम्मू कश्मीर। दीपिका जी, पहले तमाम गेस्ट और भी गेस्ट हैं, उनसे एक एक करके पहले रिएक्शंस ले लेते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अनुभव चक हैं, संघ विचारक हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। एक रिबटल भाजपा का ले लीजिए। मैं आती हूँ पहले एक सेकंड, नहीं विठल साहब पहले मैं आ जाती हूँ। अनुभव चक साहब है, विठल चौधरी साहब है, माफ कीजिएगा सर, अनुभव चक साहब है, संघ विचारक है। अनुभव जी, संघ के जो
जो संघ चाहता था, संघ के दिमाग में जम्मू कश्मीर को लेकर जो मैप थी, जिस मैप की वो परिकल्पना करता है, जिस मैप को भारत में के इर्द गिर्द में, भारत के अंदर ही देखता है, उसमें 370 का नाम पहले था कि ये हटाना है, वो हटा दिया गया। उसके बाद आप जिस फ्रेम से इस वक्त कश्मीर को देख पा रहे हैं, वो कश्मीर आज के दौर में कितना अलग है? देखिए, जो आपने जहां तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करी, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा है कि भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में विश्व के मानचित्र में फिर से अपनी पहचान बनाने में सफल है। ये बड़ी हैरत की बात है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ, आजाद देश होने के बाद जब जम्मू और कश्मीर इस देश का हिस्सा बन गए, उसके बाद भी वहां पर कानून अलग चलता रहा। वहां पर पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति को तो नागरिकता दी जा सकती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर से इतर भारत के दूसरे राज्यों से आने वाले व्यक्ति को नागरिकता नहीं दी जा सकती। वहां देश का राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर भी मोर्चा खोलना पड़ता था। ये स्थिति थी। 370 हटने के बाद वहां पर हम और आप सभी देख रहे हैं किस तरीके से पत्थरबाजी की घटनाओं में भी कमी आई है। और जब आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घर घर तिरंगा अभियान की जहां तक बात कर रहे हैं, तो जम्मू और कश्मीर के घरों से भी तिरंगा यात्राएं निकलती हुई सड़क पर देखी जा सकती हैं। ये सबसे बड़ा परिवर्तन आया है। जहां तिरंगा लहराने से पहले आदमी सोचता था, वहां तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। महबूबा मुफ्ती तो विरोध कर रही हैं। महबूबा मुफ्ती विरोध कर रही हैं। महबूबा मुफ्ती या कुछ राष्ट्र विरोधी शक्तियां जो आज भी 370 हटने को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हैं, उनके विरोध से इस देश में रहने वाले राष्ट्र भक्तों के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब सर ठीक है। अब जम्मू कश्मीर की अगर हम बात कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर की सरजमीन में पैदा हुआ, वहां रहा, पला बढ़ा इंसान, अगर हम आज उनकी उससे बात ना करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज हमारे साथ सनम शाह हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, नेशनल कांग्रेस में यूथ विंग में लीडर हैं। ऐसे में उनसे बातचीत कर लेते हैं, उनके नजरिए से देखते हैं आज के दौर में कश्मीर कितना बदला है। सनम शाह, अभी धारा 370 के हटा देने के बाद आज के वक्त में कितना बदल चुका है कश्मीर? मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले मैं कहूंगा कि मत पूछ के किस दौर से चल रही है जिंदगी हमारी, जिस दौर से हम गुजरे हैं जो गुजरा ही नहीं। मैं बताना चाहता हूं, बड़े इत्मीनान तरीके से हमारी रियासत जम्मू कश्मीर थी, जो कि महाराजाओं से शुरू हुई थी, जिसका अपना प्रधानमंत्री होता था, जिसका अपना प्राइम मिनिस्टर होता था, जिसका अपना चीफ मिनिस्टर होता था। आज राजाओं महाराजाओं से लेकर प्रधानमंत्री से चीफ मिनिस्टर से आज रियासत जम्मू कश्मीर को एक लेफ्टिनेंट गवर्नर कर दिया गया है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री को पूछना चाहता हूं कि आप सीने पे हाथ रखकर कहें, आपने, मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, जो एक एसएसपी की पोस्ट पे होता है, आपने उसको चपरासी की पोस्ट पे लाकर रख दिया है। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के नेता से, आप 8th पास करके 9th में जाते हैं या 7th में आते हैं? मुझे जवाब दें आप। और साथ लेट मी कंप्लीट, आप मेरी बात पूरी होने दें। आप मेरी जान हथेली पर रखकर बोलता है जो सच सनम शाह, वो इस देश के खबर नहीं बोलते हैं। आप हिम्मत रखें और आप कॉन्फिडेंस तरीके से सुने हैं। आप मुझे बताएं, हिंदुस्तान का आईन क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, हिंदुस्तान का संविधान क्या कहता है, अरे हिंदुस्तान का आईन क्या कहता है? यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनती है, स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनती है। अरे भारतीय जनता पार्टी तुम सब करो, जिलानी साहब से जवाब देंगे। तुमने आईन के धज्जियां उड़ाई है, यूथ क्या देंगे? तुमने आईन की धज्जियां उड़ाई है, जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, देश की अस्मिता अखंडता पे सवाल कर रहे हैं। ठीक है, एक अधिकारी को, ठीक है, जिलानी साहब जवाब देंगे। जिलानी साहब जवाब दें। जिलानी साहब जवाब दें। आज जिलानी साहब 10th पास करने के बाद मैं क्या जवाब दूं? मुझे हंसी आ रही है इनकी बातों पे, मैं कानूनी मुझे अफसोस हो रहा है इनकी सोच पे। इन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाकर, ठीक है सनम जी, मैं संविधान, ठीक है, जवाब देने दीजिए। ठीक है सनम जी, अब जवाब देने दीजिए। जिलानी साहब,
प्रतीक बहुत अफसोसनाक बात कर रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हैं, ये किसको मैसेज कहाँ दे रहे हैं? भारत आजाद हो चुका है, भारत में बादशाह की बात कर रहे हैं, राजा महाराजा की बात कर रहे हैं। कौन सी कहानी करें? सारी रियासतों को मिला के भारत बना था 1947 में, और आप इस वक्त बैठ के एक एसएसपी के लिए चपरासी जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करें। सनमशा, आप तो पढ़े लिखे यूथ हैं। आपको यूनिट टेरिटरी क्यों नहीं बनाया? अरे सुनिए, पहले सुनिए, पहले सुनिए। देखिए, ये अलगाववादी वाली लैंग्वेज मत बोलिए बैठ के यहाँ, ये मत बोलिए, ये मत बोलिए बैठ के यहाँ पे, मत बोलो इस तरह की बात। युवा हो यार, तुम्हें भारत की बात करनी चाहिए। भारत के संविधान पे तुम्हें यकीन नहीं है? चेहरे से पता चल गया है। भारत के संविधान पे तुम्हें यकीन नहीं है? भारत के संविधान पे यकीन नहीं है? पहले ये बताओ। आज आप कहते हो तो पहले भारत के संविधान को आप एक बार पढ़िए, तब आप कश्मीर को समझ पाएंगे। आप जैसे लोगों की वजह से कश्मीर के हालात बदतर हैं। कमाल करते हैं आप। प्रीति, आप इनसे क्या ठीक है, हमारे साथ कैप्टन 2 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए रुक जाइए। कैप्टन श्याम कुमार डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, बट जरा उनकी बात भी सुन ही लेते हैं। सर, धारा 370 के विड्रॉवल के बाद, चाहे वो स्थानीय प्रशासन हो जम्मू कश्मीर की या फिर केंद्र सरकार की सेना, दोनों के लिए कितना आसान हो गया कश्मीर के लिए काम करने के लिए। वहां पर पहले क्या हालात थे जब पुलिस वहां जाती थी, जब सेना वहां जाती थी, और आज के डेट में राह आसान है या फिर और मुश्किल हो गई? देखिए, जम्मू कश्मीर का जो ये जो मुद्दा है, ये एक सरकारी तंत्र का मुद्दा है। और जहां तक सेना की बात है, एज ए सैनिक अगर मुझसे आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जनतंत्र में, डेमोक्रेसी में आर्मी का जो रोल है, वो चाहे पहले की हिस्टोरी में हो या आज के कंटेम्प्रेरी इतिहास की बातें करें या मॉडर्न टाइम्स की बातें करें, तो आर्मी का एक रोल बहुत फिक्स्ड रोल है, जो एक्सटर्नल एग्रेशन से देश की अखंडता को सुरक्षित रखना और किसी भी एग्रेशन से अपने को बचाना और अपनी क्षेत्रीय अखंडता को बरकरार रखना। तो अगर भारत के कानून में जम्मू कश्मीर एक हमारा अभिन्न अंग माना जाएगा, जैसा भी माना जाएगा, जिस रूप में माना जाएगा, वो टेरिटरी हो या स्टेट हो, ये एक अलग मुद्दा है, तो उसको हमें बरकरार रखने का हमें वो दायित्व दिया जाता है और सैनिक उसी तरह से लड़ता है। वो किसके लिए लड़ेगा, ये डिसीजन पॉलिटिकल विल और जनता करती है। तो उस हिसाब से मैं मानूं तो सियाचिन का जो एरिया है और जो हमारे पीओके जो अभी हमारे एरियाज हैं, एलओसी की जो बातें हम कर रहे हैं, ये सब के सब में काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनमें एग्रेशंस हो रही हैं, मिलिटेंसी का एरिया है। तो यहाँ पे आर्मी को अपना काम करना पड़ रहा है, जैसे पहले कर रहे थे वैसे अभी भी कर रहे हैं। और देखिए, अगर जहां तक इंटरनल सिक्योरिटी की बात आती है, तो आफ्सा जो है वो एक स्पेशल पावर एक्ट जो होता है, उसके हिसाब से हमें अपने को पुलिस प्रशासन के मदद के लिए इंटरनल सिक्योरिटी में भी जाना पड़ता है। अब वो ज्यादा जाना पड़ता है या कम जाना पड़ता है, ये पॉलिटिकल विल और पब्लिक को देखते हुए सरकार डिसाइड करती है कि ज्यादा लोग वहां रहेंगे या कम रहेंगे, उनके अधिकार कितने दिए जाएंगे और कितने कम किए जाएंगे। उस हिसाब से सरकार के तंत्र की तरह जो भारत के सैनिक है, लगातार जुझारू रूप से अपना काम वहां पे ठीक से कर पा रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। डेवलपमेंट की बात हम कर रहे थे और आर्टिकल 370 के हटने के बाद डेवलपमेंट किस तरफ बढ़ रही है? आपको लगता है जम्मू कश्मीर में आज विकास हुआ है? यासिर जिलानी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल जिलानी साहब, बताइए। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर एक बदलता हुआ जम्मू एंड कश्मीर दिखाई दे रहा है। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता जिन्होंने पूर्व में बोला था, उनका 1 मिनट जवाब दे दूं, 10 सेकेंड में। प्रॉब्लम क्या हो गई है? कांग्रेस खुद बेरोजगार हो गई है। कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन वो इल्जाम लगाने और इल्जाम लगाने पे भी जब वो हारती है तो विक्टिम कार्ड। आप 370 के बाद बताएं कि आपने डेवलपमेंट क्या की है? कांग्रेस का जवाब दे रही है। कांग्रेस आपको कांग्रेस कहाँ पे सपने में? कांग्रेस ये कांग्रेस के है, प्रवक्ता कांग्रेस की का नाम कम लेते हैं कांग्रेस का और राहुल गांधी का ज्यादा लेते हैं। आपको तो समझ नहीं चलती। आपको मैडम ने सवाल किया है कि 370 के बाद क्या बदला है, आप वो बताएं। आपने बता रहा हूँ ना, की है
अरे बता तो रहा हूँ, 370 के बाद ये बदला है कि लाल चौक पे तिरंगा लहर रहा है शाम 1947 370 के बाद ये बदला है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में तिरंगा लहर रहा है। जो अलगाववादी जो ये सोच के और जो करप्शन की प्रकाष्ठा करने वाले लोग थे ना, वो आज अपने घरों में घुस गए। 370 के बाद ये बदला है। 370 के बाद ये बदला है कि जो कनालों में अपने खेती कर रहे थे और बागबानी कर रहे थे और खुद को अमीर बना रहे थे और गरीब कश्मीरियों को किस हालत में हिंदुस्तान में दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया था, आज उनको एक कॉर्नर में लाके खड़ा कर दिया गया है। आज वो भारत के खिलाफ कोई साजिश नहीं रख सकते। आज भारत के खिलाफ किसी तरह की आवाज नहीं निकल के आती। कोई पत्थरबाजी बाहर से नहीं आती। दीपिका जी ये मेरे भाजपा की जो मेरे मित्र हैं, ये जो प्रवक्ता है, ये कह रहे हैं कि तिरंगा रैली इन्होंने कश्मीर में किया एंड दैट रैली वाज अ सक्सेसफुल रैली। बड़ी बदकिस्मती से मैं भाजपा के प्रवक्ता को ये बोलना चाहती हूँ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो भाजपा का है, राइट? आपकी एडमिनिस्ट्रेशन भाजपा की है। आप जब कहीं खड़े होते हैं तो आपको चारों तरफ से घेराव सिक्योरिटी का होता है। सिक्योरिटी में खड़े होके आप तिरंगा झंडा लहराते हैं तो आप उसको सक्सेसफुल रैली कहते हैं। आप बिना सिक्योरिटी के खड़े हो जाइए और तिरंगा झंडा फहराइए और तिरंगा रैली। आप धमकी, इसका मतलब कि आप धमकी दे रहे हैं, आप साजिश रच रहे हैं, आप साजिश रचेंगे। जो लोग भारत की अस्मिता और अखंडता को दिखाना चाहते हैं, जो भारत को सेलिब्रेट करना चाहते हैं कश्मीर में, जो कश्मीर को दिल में रखना चाहते हैं, जो कश्मीर को सिरमौर मानते हैं, उनका खिलाफ साजिश रचना चाहती है। आप साजिश रचना चाहती। देखिए, बेरोजगारी बढ़ गई है, मुझे मालूम है। बेरोजगारी, दीपिका मेरी बहन, इतनी बेरोजगार कांग्रेस हो जाएगी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कांग्रेस की जो नीतियां रही है, आज कांग्रेस को विलुप्त होने के कगार पे लेके चली गई। कांग्रेस की नीतियां कांग्रेस को विलुप्त होने के कगार पे लेके चली गई। अब भी मेरी बहन समझो, कांग्रेस भाजपा ने राष्ट्रवाद का वो अलग जगाया है कि आज भारत को पूरी दुनिया सलाम कर रही है। कश्मीर की बात छोड़ दीजिए, कश्मीर की बात छोड़ दीजिए, लद्दाख से लेके जम्मू तक, अनंतनाग से लेके सोनमर्ग से लेके घाटी के दूसरे किनारे तक कश्मीरी कश्मीरी आप जैसे लोग कश्मीर में फसाद किया करते थे। आप जैसे लोग कश्मीर में नफरत की खेती किया करते थे। आज केसर की खेती होती है, आज नफरत की खेती नहीं होती। आज देश की खेती होती है, नफरत की खेती नहीं होती। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो मोहब्बत का पौधा लगाया है, जो 370 दिया है, मेरी बहन, आपको आपकी नफरत मुझे समझ में आ रही है, लेकिन भाजपा और संघ की नफरत में आप भारत से नफरत मत करिए प्लीज। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आप भाजपा और संघ की नफरत में भारत से नफरत मत करिए, कश्मीर को छोड़ दीजिए। मुझे मालूम है, मुझे आप पे गर्व है, आप कश्मीरी पंडित हैं, लेकिन कांग्रेस के चक्कर में पड़ के मत खत्म करिए अपने आप को। पूछिए जब आपको भगाया जा रहा था तो कांग्रेस कहाँ थी? क्या किया कांग्रेस ने? आपको विस्थापित करने के लिए कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने छला है, कांग्रेस ने धोखा दिया है। ये कांग्रेस की नीति रही है, कांग्रेस की नीति रही है, ठगना चलना। ये आप समझ जाए, ठीक है, आपके पास भी जिलानी साहब, आपके पास भी करिए। भारत आप आरएसएस और भाजपा से नफरत करिए, भारत से मत करिए। यूथ भटक रहा है, कोई भटक नहीं रहा है, कांग्रेस ही भटक रहे हैं, कांग्रेस ही भटक रहे हैं, अलगाववादी भटक रहे हैं। यूथ अपने काम में लगा हुआ है, नीचे तक जमीन पे काम हो रहा है, के लोग काम दिला रहे हैं। यासिर जिलानी जी 1 सेकंड रुक जाइए, दीपिका जी रुक जाइए, 1 सेकंड दीपिका जी रुक जाइए। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, अनुभव चक जी हैं, उनसे पूछ लेते हैं कश्मीरी पंडित कितने आए धारा 370 हटने के बाद? आप दोनों ही डिबेट कर लीजिए सर, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। यासिर जिलानी साहब प्लीज, देश को आप कश्मीरी पंडित प्लीज बोलने दीजिए, सवाल पूछने दीजिए, डिबेट ऐसे नहीं हो पाएगी। आप राहुल पंडित जी, आप राहुल दीपिका जी 1 सेकंड दीजिए। ठीक है, मैं आपको
अनुभव चक जी से ले लेते हैं। ठीक है 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 दीपिका जी हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। यासिर जिलानी साहब एक सेकंड दीजिए मुझको, मैं जानती हूँ मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मैं जाना चाहती हूँ कश्मीर में, मगर भारतीय जनता पार्टी पंडितों पे, लेकिन कांग्रेस की सरकार की देखिए रोने की बात नहीं है दीपिका जी दीपिका जी दीपिका जी दीपिका जी दीपिका जी दीपिका जी यासिर जिलानी साहब आपको म्यूट करना पड़ेगा। यासिर जिलानी साहब को म्यूट कर दीजिए। कश्मीर जाना है दीपिका जी दीपिका जी दीपिका जी दीपिका जी आपके सवालों का जवाब ले लेती हूँ मैं। दीपिका जी मैं आप इमोशनल मत होइए। मैं जानती हूँ जो कश्मीरी पंडित हैं उनके लिए जम्मू कश्मीर या कश्मीर जहां जिनका घर रहा है कितना महत्वपूर्ण है, उनके शरीर का बहुत बड़ा अंग है वो। इसी पे सवाल हम अनुभव मैडम दुख होता है, मैडम दुख होता है, दर्द होता है अपने घर से, अपने वतन से दूर, अपने देश में दीपिका जी आप मत रोइए दीपिका जी। अपने देश में गंदित है कश्मीरी पंडित और भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरी पंडित का नाम बेचा। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीरी आपके सामने कश्मीरी पंडित रो रही है तो आप हंस रहे हैं। में भी भारतीय जनता पार्टी ने आप दीपिका के दर्द को नहीं समझ रहे हैं। जो खुद कश्मीरी पंडित है दीपिका जी आपके सवालों का जवाब मैं ले लेती हूँ। जिलानी साहब एक सेकंड दीजिए। अगर आप कांग्रेस और यासिर जिलानी जी की आवाज मैं उनका जवाब दूंगा। प्लीज म्यूट कर दीजिए। सर क्या जवाब देंगे आप? अनुभव चक जी दीपिका जी मेरी आवाज आ रही है आपको? दीपिका जी आपके पास मेरी आवाज आ रही है? दीपिका जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? 17 घंटे में मार दिया गया, उन्हें उनकी सजा मिल गई है। दीपिका जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपके साथ प्रतिबद्ध और कटिबद्ध होना भाजपा के प्रवक्ता साहब नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बोलो। ठीक है दीपिका जी एक सेकंड दीजिए। बदले कि नहीं बदले? आपके आर्टिकल 370 को अबॉलिश करने का पीसीआर साहब प्लीज दीपिका की आवाज और यासिर जिलानी जी की आवाज को थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए। प्लीज म्यूट कर दीजिए। संघ विचारक हमारे साथ हैं। सर दीपिका के सवाल और उनके आंखों के जो आंसू हैं वो आप तक पहुंच ही गए होंगे और दीपिका यही पूछ रही है कि ठीक है आपने विड्रॉल कर लिया आर्टिकल 370 का 370 अनुच्छेद आपने हटा दिया, क्या उसके हटने के बाद कश्मीरी पंडित जो हैं जो ओरिजिन है कश्मीर के उनके वापस वहां पर वापस वो गए, उनका नया ठिकाना क्या बना? क्या एक भी कोई कश्मीरी पंडित है जिनका एक बार फिर से उनका वहां पर घर बना, या वो वापस गए जो कश्मीर से भगाए गए थे? उनका सवाल है, उनकी आंखों में आंसू है और सर आप जवाब दीजिएगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज मेरी आ रही है? अब आ रही है, थोड़ा तेज बोलिएगा सर। तो हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ थोड़ा तेज बोलिएगा सर। अनुभव जी थोड़ा तेज। हाँ, उसके लिए पूरे देश में जो भाव सबके मन में है वही हमारे भी मन में है, और जो इतने वर्षों से बिगड़ी हुई बात थी तो आने का रास्ता भाजपा पार्टी ने 370 से खोला है, और जो बिगड़ी हुई बात है वो धीरे धीरे ही बनेगी। इस बात पर भी हमको विश्वास करना चाहिए। रास्ता खुला है, धीरे धीरे ये स्थितियां भी आएंगी जो हमारे विस्थापित 3 साल हो गए अनुभव जी, 3 साल हो गए, 3 साल हो गए सर। विकास की बात कर रहे हैं आप, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि हमने सैन्य कार्रवाई तेज हुई है, आतंकवादियों पे लगाम लगाए, लेकिन कश्मीरी पंडितों का क्या? जिनकी आंखों से आंसू बह रहे के लिए जाएंगे। तो अभी हमारे साथी यहाँ पर कह रहे थे कांग्रेस के, जो ये लगातार कह रहे थे किस तरीके से वो राजतंत्र और राजशाही की बातें बता रहे थे, तो हमें तो ये देख के बड़ा आश्चर्य हुआ, हैरत हुई कि किस तरीके से। यासिर जिलानी जी से इसी सवाल का जवाब हम ले लेते हैं यासिर जिलानी साहब से। यासिर जिलानी जी आप ही बता दीजिए, जो कश्मीरी पंडित हैं जिनकी आंखों में आपने देखा अभी कैसे दीपिका जी रो पड़ी बोलते बोलते,
वो वहां पैदा हुई हैं, उनका घर है, उनके बॉडी का एक पार्ट है कश्मीर, वो उनको भूल नहीं सकते चाहे कोई कुछ भी कर ले। ऐसे में उनका कहना है अगर ये रिमूवल हुआ, आर्टिकल 370 हटाया गया, 3 साल हो गए। 3 साल एक छोटा पीरियड नहीं होता, एक बड़ा अमाउंट ऑफ पीरियड होता है 3 साल। इन 3 सालों में क्यों हमें वहां वापस नहीं भेजा गया? क्यों एक नया कश्मीरी पंडित वहां नहीं आ पाया? क्यों अभी जिस कश्मीर की हम कल्पना करते हैं उस कश्मीर में क्यों हिंदू कश्मीरी पंडित वहां घर नहीं बना पाया? देखिए, मैं दीपिका के जो पूरा का पूरा उनका एक दर्द है उनके साथ खड़ा हूँ, मेरी बहन है। लेकिन जब विचारधारा की बात आती है, जिस विचारधारा से वो है और जो मेरी विचारधारा है, उस पर जब भी बात आएगी तो मैं सवाल खड़ा करूंगा। अगर वो किसी भी चीज को, तथ्य को ना देखते हुए तर्क के साथ बात नहीं रखें, अगर वो ये नहीं उन्हें मालूम है कि प्रधानमंत्री ने जो पैकेज का ऐलान किया था वो किसके लिए किया था? कश्मीरी पंडितों के लिए किया था। आपको मालूम है 2018 में जो पुनर्वास योजना थी वो कांग्रेस लेके आई थी। दीपिका जी, आपको मालूम है उसका क्या हुआ? जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए और उन्होंने 2015 की बात बता रहा हूँ, जब पीएमडीपी का ऐलान किया जिसके तहत 80,068 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। ये आप इसको बड़ी दुख की बात है मैडम, बड़ी दुख की बात है। आपने अगर देखिए आप आर्टिकल 370 के अबॉलिशन के बाद क्या कश्मीरी पंडित दोबारा सेटल हुआ? तो मुझे मेरे मित्र पता नहीं कौन सी कहानियां गाना शुरू हो गए। कहाँ कहानी? मैं आंकड़े बता रहा हूँ जो सरकार ने किया है। तो आप अगर उसको झूठ मानेंगी तो कैसे बात करेंगे? आप वहाँ के और भी जो कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे कश्मीरी एक्टिविस्ट जो बार बार हमारे साथ टीवी पे भी आते हैं, मैं उनका नाम रिपोर्ट नहीं करना चाहता हूँ। वो जो बातें करते हैं वो आपसे बिल्कुल अलग बात करते हैं। आप अगर आप सारे आंकड़े, अगर आप मुझे आंकड़े पे बात नहीं करने देंगे मुझे दीपिका जी, तो कैसे इंसाफ दे पाऊंगा? दीपिका जी एक बार जवाब ले लेते हैं। दीपिका जी एक बार जवाब ले लेते हैं, फिर आप बोल लीजिएगा। एक बार पहले जवाब ले लेते हैं, क्या कह रहे हैं, फिर बोल लीजिएगा। एक बार जवाब ले लेते हैं, ठीक है? जवाब ले लेते हैं, एक बार जवाब ले लेते हैं। जल्दी से जिलानी साहब, जल्दी से। अच्छा, एक बात बताइए, क्या शुरुआत जब हुई, मैं बिल्कुल आसान अल्फाजों में बता रहा हूँ, घर मुरम्मत के लिए पैसे दिए गए, सरकार ने जो पैकेज दिया था उसके अंदर नौकरी, गरीब पुनर्वास। अब आप सुनेंगी नहीं, आपको बैठ के सिर्फ कांग्रेस देखिए, अगर कांग्रेस की प्रवक्ता की तरह बात करेंगी तो आप कश्मीरी पंडितों के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे। फिर आप कश्मीरी पंडितों को रिप्रेजेंट करेंगे, आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे। नौकरियों की स्थिति इस वक्त बेहतरीन है। सनम शाह से जान लेते हैं, ठीक है ना? आप न जिलानी साहब न दीपिका जी, सनम शाह बताएंगे कितने कश्मीरी पंडितों का घर बना जम्मू कश्मीर में धारा 370 के हटने के बाद? कौन सा कश्मीरी पंडित? ठीक है, आप बता दीजिए, उसके बाद सनम शाह से जवाब लूंगी मैं। पहले डेटा, सनम जी पहले डेटा बोल लेने दीजिए, डेटा इनको फिर आप जवाब दीजिए। 1700 कश्मीरी पंडितों को अब तक सरकारी नौकरी मिल चुकी है 2019 के बाद, 370 के बाद। आप सुनेंगी तब तो कांग्रेस से बैठ के कुतर्क करेगी तो कैसे इंसाफ हो पाएगा? भाई, सरकार जनमानस के लिए होती है, वजीर आजम लोगों के लिए हैं। वजीर आजम अपने लोगों से प्यार करते हैं, जिनका नाम नरेंद्र मोदी है। वो कश्मीरी पंडितों के दर्द को समझते हैं। वही एक ऐसे इंसान है जो आज से 30 साल पहले भी वहां जाके कश्मीरी पंडितों के दर्द को नरेंद्र मोदी समझते होते तो नरेंद्र मोदी साहब को ये पूछिए क्या आज तक कितनी बार? देखिए, 2019 के बाद आप सुन लें, 2019 के बाद सुन लें, 1700 कश्मीरी पंडितों को दी गई। 2019 में और तेजी लाई गई, फरवरी में और 1140 अतिरिक्त नौकरियां दी गई। सनम शाह से जवाब ले लेते हैं। नौकरियों के लिए घाटी लौट चुके हैं 3800। आपके जोर से आपको ना सच को झूठ में नहीं बदल सकते। आप सुने मेरी बात, आप दीपिका मैम की बातों का जवाब नहीं दे पा रहे, ना मेरी बातों का जवाब दे पा रहे। और आप एक कश्मीरी पंडित है जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, उसको देश
झूठ मानेगा और आप जो टीवी में आके झूठ बोल रहे हैं आपको सच मानेगा। कश्मीरी पंडित और भी कश्मीरी एक्टिविस्ट जो हैं, आप सुने, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ चैनल पे, ललित अंबरदार जैसे लोग हैं, रैना जैसे लोग हैं, हमारे तमाम जो कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं वो भी आते हैं और वो भी कश्मीरी पंडित के लिए उनका भी दर्द है। हम कितने आराम से सुनते हैं। जिलानी साहब आपको ये लोग सुन रहे थे ना, अब आप भी सुन लीजिए। आप हिम्मत क्यों नहीं रखते सर? सुन लीजिए सर, 2 मिनट सुन लेते हैं। तो आप हिम्मत क्यों नहीं रखते? 2 मिनट सुन लेते हैं। जिलानी जी मेरी रिक्वेस्ट है 2 मिनट सुन लेते हैं। मेरी रिक्वेस्ट पे आपकी बात भी लोगों ने सुनी है, एक बार सुन लेते हैं। सनम शाह बताएं। देखिए मैडम, मैं बात कश्मीरी पंडितों की करूंगा। जिस तरीके से दीपिका जी की आंखों से आंसू निकलते हैं, मैं उसकी कदर करता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं मेरे आंगन में क्या हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा है 1700 कश्मीरियों को नौकरी दी है। अरे कितने हजार कश्मीरी बेघर हुए हैं। राहुल भट्ट की मां आज भी इंसाफ मांगती है, उसको इंसाफ मिला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने कश्मीरी पंडितों के घर बसाए हैं आपने? अरे आज आप क्यों दोबारा दीपिका सिंह रेजावत की लाशों के ऊपर इक़्तिदार के महल बना रहे हैं? आप देखिए मैडम, देखिए सुने मेरी बात। जिलानी साहब आपको हिम्मत नहीं है प्लीज। बडगाम इन सारी जगहों पे शेल्टर बनाई गई सरकार की तरफ से। 1025 के आंकड़े हैं अभी तक जो राहुल भट्ट की मां इंसाफ मांगती थी। 6000 आपने क्या किया है? आपने कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर नमक गिराया है। मैडम ये आप ये इनको म्यूट करें या मैं म्यूट हो जाता हूँ। ये हिम्मत नहीं रखते हमारी बात सुनने का। मैडम हम कितने आराम से सुन रहे हैं। अरे तुम सच सुने ना, मैं सच पूरे देश को बताना चाहता हूँ। अरे यासिर भाई आपसे हाथ जोड़ता हूँ यार, हर 30 दिन बोलिए, मैं आपको भी सुनूंगा। मेरी बात सच बोलिए, सच बोलते हैं, सच बोलते हैं। और सच आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा। डराइए मत, डराते नहीं आप। अरे डर तो हमें आपसे लग जाता है। मत करिए। अरे डर तो हमें आपसे लग जाता है। बदलने की कोशिश। अरे सर हम तो डरते हैं कौन सा बीजेपी का नेता आतंकवादी निकल जाए, हमें कोई पता नहीं है। डर तो हमें आपसे लगता है सर, हमें डर तो आपसे लगता है। भाई साहब आप भाई हैं, भाई हैं, आप भाई हैं, प्लीज ऐसी बातें ना करें। नहीं भाई हैं तो भाई वाली बात सुने। आपको मैं बात बताना चाहता हूँ, आप सुने मेरी बात सर। देखें, हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं आप कश्मीरी पंडितों की। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ सर, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। सनम शाह जैसे नौजवानों की लाशों के ऊपर जब इक़्तिदार के महल बनते हैं ना, अगर ये कोहली यासिर के बेटे या भाई को लगी हो ना, ये बात पूछी आपने, मेरी बात, कभी तो आपको दर्द हो। आपने अगर देश के प्रधानमंत्री की औलाद होती ना तो उनको दर्द होता। से सारे सवाल करने हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री की औलाद होती तो उनको दर्द होता। बट मैडम देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आप देश के प्रधानमंत्री जी से कोई सियासी बात नहीं करना चाहता। आज सनम शाह दोबारा जम्मू कश्मीर के लोगों की इल्तिजा की भीख मांगता है। अरे खुदारा भगवान रहा, एक बड़े बदलाव की पंडितों की लाशों के ऊपर इक़्तिदार के महल मत बनाओ। आप कश्मीरी पंडितों को बचाओ, आप कश्मीरी पंडितों को बचाओ। आप आतंकवाद का जवाब दो तो तिरंगा रैली जो है ये लाल चौक में नहीं निकालो। अरे लाल चौक में नहीं निकालो, तिरंगा रैली निकालनी है तो लद्दाख में जाके बताना पड़ रहा है। क्यों बताना पड़ रहा है ये बार बार? कश्मीर तो मैंने पहले ही रिक्वेस्ट करी थी, मैं 45 तक मेरी दूसरी डिबेट शुरू हुई। हालत की है, मैं रिक्वेस्ट कर वो सबीना की जो हालत आप लोगों ने की है, झूठ बोल के। झूठ नहीं, आप अपने अंतरात्मा में एक बार झांक के देखिए कि नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर के लिए क्या किया है। वो भी आपको कश्मीर के लिए क्या किया। कश्मीर नहीं, कश्मीर के लोगों को मुझे जाना है। थैंक यू। जम्मू कश्मीर नहीं, ठीक है, हमारे साथ के लोगों को हमारे साथ नहीं, हमारे साथ मैं आती हूँ। हमारे साथ अनुभव चक जी हैं, हमारे साथ अनुभव चक जी हैं, संघ विचारक हैं। अनुभव जी, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आप मेरे घर के सामने से तिरंगा तो फहरा रहे, जरा चीन का अवैध कब्जा जहां है जिस इलाके पर, वहां फहरा कर दिखाएं। क्या कहेंगे सर? देखिए, आपकी डिबेट में जो लगातार बातें निकल के आ रही हैं, जो कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं या जो भाजपा का विरोध और संघ का विरोध करने में ये तक भी भूल जा रहे हैं कि क्या 2019 में 370 हटने के बाद से और पहले के हालात
सर आपका फ्रेम चला जा रहा है, आपका फ्रेम चला जा रहा है अनुभव जी, आपका फ्रेम चला जा रहा है बार बार, एक बार चेक कर लीजिए। तब तक कैप्टन श्याम जी से हम जवाब ले लेते हैं। सर हमने बात की थी कि धारा 370 हटने के बाद पुलिसिया कार्रवाई यानी कि सैन्य कार्यवाही, अब जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से आतंकियों का सफाया हो रहा है, क्या इस आर्टिकल के विड्रॉवल के बाद जो सेना है उनके लिए काम करना आसान हो गया? देखिए, सेना का एक सतत प्रयास रहता है, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि तंत्र को मजबूत करना और अगर इंटरनल सिक्योरिटी में उनकी, अगर लॉ एंड ऑर्डर में उनकी ज़रूरत पड़े तो उसकी जगह लेना और सहयोग करना, और जहां भी आपसा लगा हुआ है, जहां भी उनको कानूनी तंत्र की मदद की ज़रूरत है वहां वो कर रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है, देखिए जब भी कोई बड़ा निर्णय होता है, पॉलिटिकल विल के हिसाब से कुछ चेंजेज आते हैं तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पे शुरू में ज़रूर देखी जाती है, जिसको एक दबाव के साथ शुरू में नियंत्रण में लाया जाता है और आर्मी का रोल उसमें निहित होता है जो वो कर रहे हैं। जहाँ तक कंपैरिजन की बात है, तो जब अगर पुलिस की रिपोर्ट देखें, हम लॉ एंड ऑर्डर की रिपोर्ट्स देखें, अगर उस पर हम भरोसा करें तो उसके हिसाब से तो कमी आई है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो आपके पॉलिटिकल जो हमारे नेता हैं, हमारे जो उसके तंत्र के लोग वहां से मौजूद हैं, शायद वो इसके बारे में ज्यादा जानकारी रखते होंगे और उस पर मैं सरकारी तंत्र के हिसाब से कमेंट कर पाऊंगा, न कि वहां के लोगों के हिसाब से। अनुभव चौक जी, उनका फ्रेम मिल गया, मैं आती हूँ सर आपके पास। अनुभव चौक जी का फ्रेम मिल गया है सर, आपसे जवाब लेना था सर, प्लीज। प्रीति जी, लगातार जो इस बात देखने में आ रही है, ठीक है सर, बोलिए सर। 2019 में 370 हटने के बाद जी सर, तो वहाँ लोगों के मन में भाव आया है, तो शायद वहाँ के कांग्रेसी मानसिकता के लोग हैं या भाजपा और संघ का विरोध करने वाले लोग, उनको दिख नहीं रहा। वो ऐसा कहना चाह रहे हैं, आप डिबेट में जो दिखाई दे रहा है, तो 70 हटने की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। ये जो चीजें पहले से चली आ रही, उनको सुधारने के लिए 370 हटाई गई है और रास्ता खोला गया है, उसका रिजल्ट भी धीरे धीरे आना शुरू होंगे। कहाँ तो इस तरीके से बताया जा रहा कि आतंकवाद घटनाएं हो रही हैं तो उसके लिए 70 जिम्मेदार है। ये भी देखा जा रहा है कश्मीरी पंडित जो विस्थापित हुए, तो ऐसा लग रहा है कि जो 70 हटने की वजह से विस्थापित हो गए वहां से, ऐसा नहीं है मेरी बहन। जो विस्थापित हुए थे उनको पुनर्स्थापित करने के लिए 70 हटाई गई है। और थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम सभी ये चाहते हैं कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन कश्मीर के अंदर रहें, जाके स्वाभिमान के साथ रहे, सम्मान के साथ रहे और सुरक्षित महसूस। ठीक है अनुभव जी, हमारे साथ कश्मीरी पंडित विट्ठल चौधरी भी जुड़ चुके हैं, एक बार उनका नजरिया भी जान लेते हैं। अभी भी जुड़े, थोड़ा लेट हो गए सर। अनुभव चौधरी जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया में। आप बहुत लेट हो गए, लेकिन आपसे जान लेना चाहेंगे कि धारा 370 के हटने के बाद अब वाला जो कश्मीर है, यानी कि अभी का जो कश्मीर है, 3 साल हो गए इस पूरे के पूरे टेन्योर को, अभी कश्मीर कितना बदला है, विकास की बयार वहां कैसी बह रही है, क्या कश्मीर वही कश्मीर है, कश्मीर बदला है, बताइएगा। पहले तो क्षमा चाहूंगा देरी से जुड़ने के लिए, मैं रास्ते में हूँ और नेटवर्क नहीं था जी। करना एक बहुत ही लैंडमार्क अचीवमेंट की मोदी सरकार, और धारा 370 को निरस्त करना विस्थापित कश्मीरी पंडितों की पहली डिमांड में से एक डिमांड। लेकिन खाली धारा 370 को निरस्त करने से कश्मीरी पंडितों की वापसी होगी और वापसी का रास्ता खुल जाएगा, ये कहना सही नहीं हो, क्योंकि कश्मीर में डी फैक्टो इस्लामिक स्टेट जो मूलतः कारण रहा है कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का, निष्कासन का, कि वहां पे इस्लामिक जिहाद जो वहां पे पनप रहा है, वो आज भी डी फैक्टो वहां पे चला रहे हैं। वहां पे ओवरग्राउंड वर्कर्स उसी चीज को कर रहे हैं, उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आवश्यकता ये है कि इस्लामिक स्टेट को जो आपने पेपर्स में धारा 370 को निरस्त करने के बाद खत्म किया है, आप उसको एक्चुअलिटी में खत्म करें, जिसको खत्म करने में समय लगेगा। आप कह रहे हैं पेपर पे खत्म हुआ है, आप कह रहे हैं पेपर पे ये धारा खत्म हुई है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, आप ये कह रहे हैं? ग्राउंड रियलिटीज में आज भी आपके पास, आपको डोमिसाइल चाहिए, आपको बैकडोर एंट्री से डोमिसाइल्स आपको आज भी चाहिए। ग्राउंड रियलिटीज में आज भी वहां पे टारगेटेड किलिंग्स हो रही है। ग्राउंड रियलिटीज में आज भी वो नंबर ऑफ टेररिस्ट वहां पे 200 के 200 हैं। तो जो एक जो अपरेटस वहां पे जो टेररिज्म का चल रहा है, आतंकवादियों का चल रहा है, उसको निरस्त करना, धारा 370 को खत्म करना एक पहला स्टेप था। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि हमको कॉम्प्रिहेंशन का इशू है। जितनी भी सरकारें रही हैं उनको कॉम्प्रिहेंशन का इशू है, वो डेवलपमेंट से आतंकवाद को जोड़ रहे हैं।
खाली डेवलपमेंट कश्मीरी करने से आप आतंकवाद को वहां पे खत्म नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको रिकॉग्नाइज करना होगा जो कश्मीर में हुआ है वो जातीय विध्वंस है, वो जेनोसाइड हुआ है, और जेनोसाइड के लिए आपको प्रावधान, आपको कानून लाने की आवश्यकता है। ठीक है, सनम शाह से छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद बाइंड अप। सनम शाह। बिल्कुल सही तरीके से कहा है इन्होंने कि 370-35A के बाद कश्मीर के साथ जो है एक सतोली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है, और रियलिटी क्या है वो टीवी में कुछ और है और ग्राउंड में कुछ और है। सबसे बड़ी बात को मेरे पे मत ठोकिए। सुने मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। नहीं भाई साहब आप सुने ना, मैं आपको तो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ रियलिटी में। 2019 से पहले जो कश्मीर था वहाँ की स्थितियों से आप लोगों ने सुने मेरी बात, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं उसको विध्वंस करने की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ। आप ये मत बोलिए कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ, बट मैं आपको मैं इन शॉर्ट आपको बताना चाहता हूँ। आप अलगाववाद को आगे करते हैं वहाँ पे। मैं अलगाववादी नहीं हूँ। मैं सुने मेरी बात, मैं सुने मेरी बात, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। मैं राष्ट्रवादी हूँ, आप सुने मेरी बात, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। आप सुने मेरी बात। अरे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं सुने मेरी बात, अरे सुने मेरी बात। इसीलिए बीजेपी के जितने भी पिछले दिनों में माइनॉरिटी सेल के बनाए हुए जो ओहदेदार थे उनका लिंक पाकिस्तान से निकला है और वो आतंकवादी हैं। बट मैं आपको इन शॉर्ट बताना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में अगर आज हकीकत अगर है, मैं बताना चाहता हूँ बीजेपी का प्रेशर जो है वो अलगाववादियों का विरोध करने की, तो आप उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं। आपका सारा फोकस भारतीय जनता पार्टी और संघ के। मैं बोलता हूँ पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवादी मुर्दाबाद होते जाते हैं। मैं चाहता हूँ आप इजाजत दे दे सेना को, पाकिस्तान आप सेना को इजाजत दे दे, आप सेना को इजाजत दे दे। चीन ने मुद्दा किया हुआ है ग्लोहर पे, आप सेना को इजाजत दे दे, आप जहर होते रहे। तमाम मेहमान जुड़े हमारे साथ, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत की, अपने अपने विचारों को रखा। साथ ही तमाम गेस्ट कश्मीरी पंडित और आपने दीपिका जो कांग्रेस की प्रवक्ता रही, उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। उन्होंने कहा कि दर्द है हमारे अंदर, अभी भी दर्द गया नहीं है और आंखों से झलकता रहेगा, क्योंकि हमारा घर वापस नहीं मिला है। चाहे धारा 370 हटा हो या फिर उसके पहले का कश्मीर रहा हो, हम अभी तक वापस नहीं जा पाए। ऐसे में विकास की बयार वही है। और साथ ही हम आपको बता दें कि जिस तरीके से कश्मीर में सेना काम कर रही है और आतंकवादियों पे जो इस वक्त लगाम लगाया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि अभी और भी काम होना बाकी है, जैसा कि जलानी साहब ने कहा कि काम हो रहा है और आगे होगा।